ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना, खुशियाँ बांटने के लिए दोस्त हजारों रखना, खुशियाँ बांटने के लिए दोस्त हजारों रखना, जब गम बांटना हो तो हमें याद रखना। सांसों में अजीब सी बेचैनी, सांसों में अजीब सी बेचैनी, दिल में तेरा ही ख्याल होता है, गुजर जाती है रात तेरे ख्वाबों में, गुजर जाती है रात तेरे ख्वाबों में, फिर भी सुबह तुझसे ही रूबरू होने का इंतजार होता है। जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। ऐ मेरे दोस्तों, जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती है। इतना आसान नहीं था मुझे भूलना, इतना आसान नहीं था मुझे भूलना, शायद उसने मुझे भुलाने में खुद को भी खो दिया होगा। तो आइए सबसे पहले उन सभी सीटेट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को मैं कंग्रेचुलेशन देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने लर्नर आइज बाय VRP से जुड़कर और 100% रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो अभी डाउनलोड हुआ है कॉपी MR सीट, और जिसमें सबों लोगों ने 108 प्लस के साथ रिकॉर्ड कायम किया इस कोचिंग का, तो मुझे बहुत गर्व है कि आप लोगों ने काम किया, मेहनत आपकी थी और आप लोगों ने किया, मैंने तो केवल एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। तो आइए एक बार फिर से लर्नर आइज बाय VRP के तरफ से दिस इज विजय राज पुष्प आप सबके सामने एक बेहतरीन चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं बायो का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वह है आपका ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड यानी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज, उसका नाम है मानव रक्त। नहीं, आप सभी को जैसा कि पता है कि मनुष्य का जो शरीर है, जिसके अंदर जो ब्लड होते हैं, उसी ब्लड के माध्यम से हम लोग अपने सारी ऊर्जाओं को सभी अंगों में भेजने का काम करते हैं, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और ब्लड के माध्यम से वह सभी अंगों में जाती है, और जो बेकार होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलते हैं। यही है ना, यही है मानव का। तो आइए रक्त के बारे में जाने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। तो तैयार है पढ़ने के लिए? अगर तैयार है तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रक्त के बारे में कि रक्त आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा कि रक्त जो होते हैं, जिसमें दो चीजों का मेल होता है। एक होता है जिसका नाम है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, याद रखिएगा, और दूसरा होता है ब्लड सेल, रक्त कोशिका। यही दो चीज से मिलकर बना होता है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें लगभग 55% यानी आधा से भी ज्यादा जो होता है वह क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, और लगभग 45% जो भाग होते हैं वह क्या पाए जाते हैं? ब्लड सेल पाए जाते हैं, रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। समझ रहे बच्चे लोग? इतना ही नहीं, लगभग 90% जो भाग होता है वह क्या होता है पता? जल होता है। हमारे मान लीजिए कि 3.5 लीटर, 3.5 से 4 लीटर होती है ब्लड जनरली मनुष्य में, तो लगभग 90% भाग क्या होता है? जल। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक करंट लगती है तो आपका जो रक्त का जो वाटर होता है वह क्या हो जाता है? वह जल जाता है, और जिसके कारण रक्त थक्का बन के आदमी की मृत्यु हो जाती है। नहीं, तो इसीलिए जब भी किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगती है तो तुरंत उसको क्या कर देना चाहिए? उसे लेटाकर और गर्म नहीं पानी यानी बोतल में डालकर और उसके शरीर पर रोलना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग तो आटा पूरे शरीर पर लगाकर और क्या करते हैं? वो बेलन के द्वारा, यानी जिसको बेलना बोलते हैं, चलाते हैं। इससे क्या होती है कि रक्त का जम नहीं पाता है, नहीं, कण बचे रहते हैं
और तुरंत उसका इलाज कराए, अन्यथा जान जा सकती है। 7% प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है पता है सबको? प्रोटीन होती है जो कि हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों का निर्माण करती है। और इतना ही नहीं, करीब 0.9% जो होती है वह साल्ट यानी नमक होती है। और आप जानते हैं अम्ल और क्षार पढ़े होंगे, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है 7 से बड़ा होता है वह क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वह क्या होती है? अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 होती है वह क्या होती है? उदासीन। जल हमारा क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है। और रक्त का पीएच मान बता सकते हैं 7.4 होते हैं। और मूत्र का कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तत्काल जाने रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो आइए रक्त के बारे में और जाने थोड़ा सा। 0.1% जो होती है वह ग्लूकोज होती है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है नहीं? और याद रखिएगा, अब कहिएगा कि सर प्लाज्मा का काम क्या है? नहीं, आपके ब्लड में दो चीज है, एक तरफ प्लाज्मा, दूसरी तरफ रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो सिंपल सा है, प्लाज्मा का जो कार्य होता है पचे हुए भोजन और नहीं, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन मतलब समझते हैं ना, एक जगह से जगह पहुंचाना। तो सुनिएगा बच्चे लोग, तो प्लाज्मा का काम है कि पचा हुआ जो भोजन है, अच्छा भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है छोटी आंत में, नहीं बेकार के पदार्थ फिर बड़ी आंत में जाती है और वहां से उत्सर्जी अंग द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नहीं, तो पचे हुए भोजन, जो भोजन पच जाता है, जो ग्लूकोज के रूप में रहता है, नहीं स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। और हार्मोन्स जो होते हैं उसका शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम करता है वो ब्लड का प्लाज्मा करता है। नहीं, याद रखिएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, आपका शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर 98.6 नहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, नहीं वह आपका जो नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो शरीर का तापमान, शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित कौन रखता है? प्लाज्मा रखता है। अगर प्लाज्मा नहीं होता तो क्या होता पता है? पता है, आपका शरीर कभी 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता, कभी माइनस में चला जाता, जिसके कारण आदमी जी नहीं पाता। इसीलिए हमारा शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है। इतना ही नहीं करता है, आपके शरीर में जो घाव हो जाती है वह घाव भरने का भी काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। याद रखिएगा, अगर शरीर में प्लाज्मा नहीं होगा तो आपके शरीर में एक बार घाव हो जाएगा तो कभी छूटेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा। और कटे फटे भाग के जो मरम्मत करता है वो प्रोटीन करता है। और आपके भविष्य के लिए जो ऊर्जा संचित होती है वह वसा के रूप में होती है, जिसको आप चर्बी कहते हैं। लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा है, अगर ज्यादा मात्रा में वो जमा हो जाएगा तो वो लीवर के आसपास जमा हो जाएगा, जिसके कारण पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, लीवर सड़ सकती है, लीवर में घाव हो सकता है, लीवर टूट के गिर सकती है। लेकिन एक गुण है, शरीर में एक ही ऐसा अंग है लीवर यकृत जिसका फिर से निर्माण हो जाता है। हाँ, फिर से हो जाता। जैसे छिपकली का अगर पूंछ को काट दोगे तो फिर से पूंछ आ जाती, उसी तरीके से लीवर अगर एक बार खत्म हो जाए, सड़ जाए, फिर से नया लीवर आएगा, मरती नहीं है। लेकिन उसके बाद शरीर का कोई भी अंग को काट के देखो, शरीर का कोई भी अंग काट दीजिए, क्या फिर से नया आ पाएगा? आप अपना हाथ काट के देखिएगा,
हट जाएगा ये पूरा, तो क्या फिर से ऐसा नया आएगा? अगर आता तो बड़ा सुंदर होता। क्या एक बार पैर कट जाता फिर से नया पैर आ जाती? लेकिन लीवर ऐसा होता है, लीवर अगर कट जाएगा फिर से लीवर आ जाएगी। कैसे हो जाए? लीवर खराब होता है बहुत सारे फास्ट फूड खाने से, तो वो भी तो फिर से आ जाएगा, काट देगा वहां से। हम जानबूझ के क्यों काटेंगे? नहीं, आपको क्या लगता है कि आपका लीवर काट देंगे तो खाना खाइएगा तो कहाँ जाएगा? सब खाइएगा बाहर आएगा, खाइएगा बाहर आएगा। अभी तो बोले लीवर आ नहीं तो आएगा तो क्या उसको पाचन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? सो बताइए। ध्यान दीजिए, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त जो है आपका, नहीं गौर करो, तो मानव रक्त जो है ब्लड, उसमें दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। यानी प्लाज्मा होता है 55%, ब्लड सेल रहता है 45%, 90% जल होते हैं, 7% प्रोटीन, 0.9% नमक, 0.1% ग्लूकोज। ये कहां पे होता है? शरीर के ब्लड में होते हैं। नहीं, और प्लाज्मा का काम क्या है? तो पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। जो भी आपका भोजन पचते हैं वह पचने के बाद ब्लड के माध्यम से ही तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ना। और शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। हम लोग कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर, उसको कौन बना के रखा है हमेशा के लिए? यही अगर शरीर में गड़बड़ी होगा तो बढ़ जाएगा चाहे कमेगा नहीं। घाव भरने का भी काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ब्लड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है हर अंग अपने जगह पे महत्व रखते हैं, लेकिन ब्लड जो होता है वह कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं। तो सुना जाए। अब हम लोग बात करते हैं सीरम के बारे में। ये बड़ी चीज है सीरम। अब सीरम क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो जो आपका ब्लड होता है उसमें फाइब्रिनोजिन होता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सुनो बच्चे, जो आपका ब्लड है उसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और जब प्लाज्मा में से, जो आपका प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा होती है, तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो जो बचता है ना, कौन बचता है? शेष प्लाज्मा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम। आप जब जाते हैं, बीमारियां होती है तो अपना ब्लड देते हैं जांच करने के लिए। तो ब्लड में क्या होता है? पहले ब्लड को छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? ब्लड का फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जम जाता है और ऊपर सीरम आ जाता है पानी जैसा, और उसी से पता चलता है कि आपके शरीर में कौन से रोग है या नहीं। अगर उसकी मात्रा सही है, उसमें जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वह हमारे लाभदायक वाला की मात्रा ठीक है, तो बीमार नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नहीं। और अगर उसकी मात्रा में हेर फेर होता है तो समझो कि तुम हो गए निगेटिव, हो गए, बीमार हो। समझ रहे हो? तो अब सीरम के बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। नहीं क्या होता है? तो लिखिए, जब प्लाज्मा में से, बहुत मन लगू होता है बायोलॉजी, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीरम कहते हैं। तो आज से याद रखिएगा। नहीं क्या याद रखिएगा कि जब प्लाज्मा पूछेगा प्लाज्मा क्या है तो क्या कहिएगा कि रक्त जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा, दूसरी तरफ रक्त कोशिका।
ब्लड सेल नहीं। तो रक्त जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो वही शेष प्लाज्मा को क्या कहेंगे, सीरम की उपाधि देते हैं। हाँ सेरम ही कहते हैं, सेरम ही कहते हैं, उसमें सेरम है, सीरम कहो चाहे सेरम कहो दोनों कहते, ठीक है सेरम। अब आइए, एक ब्लड को अगर आप लीजिएगा पानी में डालिएगा तो उसकी आकृति कैसी बनेगी पता है? तो उसकी आकृति जो होती है वह इस प्रकार से होती है, दिया के बाती की तरह होती है नहीं। और इसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आप इस तरीके से बहुत सारी आकृतियां बनी रहती है नहीं। इसी का नाम है ब्लड सेल, ठीक है। तो अब हम लोग, अब सवाल उठता है कि जो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होती है वह क्या काम करती है? आपके शरीर में जो ब्लड होते हैं अगर किसी कारण से कट जाती है आपका कोई अंग और ब्लड जब निकलने लगता है तो कुछ समय के बाद ऊपर से जम जाती है परत, जिसके कारण ब्लड का थक्का बन जाता है नहीं, और जिससे ब्लड का स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। वह कौन करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन करता है। तो याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है यह क्या करता है, रक्त का थक्का, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा ना तो जिंदगी आपकी सुनहरी होगी। जिन बात तो जिंदगी भर करना है लेकिन पढ़ाई बार बार नहीं हो सकता है। तो आइए, कहता है कि प्रोटीन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है वो काम क्या करेगा, रक्त का थक्का जमाता है। और एक और चीज, कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, बन रहा है नहीं, तो क्या किया जाता है, विटामिन के का सुई दे दिया जाता है। अगर नहीं दीजिएगा तो उस व्यक्ति की मौत तक हो सकती है नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि रक्त का थक्का जमने में मदद तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन करता है। अगर इसी में गड़बड़ी होगा तो रक्त का थक्का, और वो कौन सा है, तो कहता है कि एक हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। आनुवंशिक का मतलब है अगर उसके माता पिता को यह रोग है तो बच्चे को भी होगा। हीमोफीलिया एक ऐसी आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर रक्त जमता नहीं है। और इसके कारण जब चोट या दुर्घटना होती है तो लगातार रक्त का स्राव होने से क्या होती है, जानलेवा साबित भी हो सकती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता, कभी कभी तो लगातार बहते रहता है। तो अगर चाहते हो कि अगर किसी को ऐसा बीमारी है तो उसको चोट नहीं या दुर्घटना से बचाए रखना चाहिए। नुकीलेदार यानी नुकीलादार जो वस्तु है उससे उसे दूर रखना चाहिए नहीं। और अगर बाई चांस रक्त का स्राव होना शुरू कर दिया है तो विटामिन के का इंजेक्शन लगवा दीजिएगा, रक्त स्राव ठीक हो जाएगा नहीं। लेकिन जिस मम्मी पापा को ये रोग है, किसी को भी, उसको बच्चे को होगा ही, इसीलिए ऐसे भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए, करे भी तो पहले नसबंदी करवा ले नहीं तो हम करें, ताकि उसके भविष्य में आने वाले बच्चे ही न रहे। चलिए, क्योंकि हाँ गोद ले लीजिए। चलिए, तो ये है आपका, ध्यान दीजिएगा,
और एक और चीज समझिएगा, 17 जो अप्रैल है वह हीमोफीलिया डे के रूप में मनाई जाती है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है, समझे? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, जो मानव रक्त होता है, तो मानव रक्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। मैंने इसकी आकृति के बारे में आपको बताया था कि यह एक प्रकार से दिए की तरह नहीं, और इसमें देखिए कौन कौन सा चीज पाया जाता है। ऐसे तो मेरे पास लाल कलम है नहीं कि इसको लाल कर दूं, तो ये लाल है जिसका नाम है आरबीसी, ठीक है, ए रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल नहीं, और एक होता है, अब उजला उजला तो बना देंगे हम, ये आपका व्हाइट, इसको बोलते हैं WBC नहीं, व्हाइट ब्लड सेल, यही है ना। और एक होता है जो आपको इस तरीके से दिखेगा, नहीं बहुत सारे टंगरी रहेगा इसमें, ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये ब्लड में आपके पाए जाते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब आइए रेड ब्लड सेल के बारे में बात करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, हटाए, हाँ। तो आइए देखिएगा, हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल, जिसको हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, याद रखिएगा। आरबीसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वो है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। देखो बच्चे, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है पता है? बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और आपको पता है कि डेली हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है और बहुत सारे ब्लड का मृत्यु भी होता है, ठीक है। तो इसका मृत्यु जो होता है लीवर यानी यकृत और स्प्लीन में होता है, यानी यकृत और स्प्लीन जो होता है, ओहो, ठीक है, स्प्लीन में होता है। इसीलिए आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। रेड ब्लड जो होते हैं उसको आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि वहीं पे उसकी मृत्यु होती है। अब आरबीसी कौन कौन चीज के निर्माण में सहायक है? नहीं, तो आरबीसी जो होते हैं वह आपका बनाता क्या क्या, सहायक कौन कौन है बनाने में? प्रोटीन, विटामिन, नहीं, उसके बाद विटामिन 12, B12 और वह फॉलिक एसिड के बनाने में भी सहायक होता है, फॉलिक एसिड, करेक्ट। दूसरी बात, आयरन भी होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें केंद्रक नहीं होता है। किसमें? आरबी केंद्रक नहीं होता है, केंद्र नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन
अपवाद जरूर याद रखिएगा, वह है आपका ऊंट और लामा। मतलब ऊंट और लामा का जो आरबीसी होते हैं ना, उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सब एक जंतु है, जानने के लिए गूगल पे जाइए। नहीं, अगला, इसका जो जीवन काल होता है, कितने दिन तक आरबीसी जीवित रहते हैं? 20 से 120 दिन। उसका फिर नया बनेगा, इसका नाश होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके जानिए। सबसे पहले, अच्छा, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो इसका निर्माण बोन मैरो में नहीं होता है, वही लीवर और कहाँ पे? प्लीहा। स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं, नहीं हिंदी में। तो याद रखिएगा, यही आपका प्लीहा है। तो उल्टा हो जाता है। नहीं, अभी आपका जो आरबीसी का निर्माण हो रहा है बोन मैरो में, लेकिन बच्चे जब मां के गर्भ में रहेंगे तो अब जहां पे उसकी मृत्यु होती है वहीं पे उसका जन्म होता है। ऐसा क्यों होता है जानने के लिए अभी इंतजार किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो पूरी तरह से मां पर आश्रित है। उसके सारे अंग कहां पे जुड़ा हुआ है? मां से जुड़ा हुआ है। नहीं, इसलिए उसका अपना अंग सक्रिय उतना होता, क्योंकि सब उसको आराम से न मिल रहा है, और जब बाहर आते तब ना आपको अपना काम करना पड़ रहा है। तो उस समय चूंकि बच्चे का हर अंग जो होता है मां से जुड़ा होता है, इसीलिए उसमें बोन मैरो जो होता है उसका अपना काम नहीं करता है। नहीं, वह किसके माध्यम से? लीवर और स्प्लीन, जो प्लीहा है, वही उसका कौन चीज होता है? ब्लड का, आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहां पे याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था, ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में भी पूछा है कि आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहां पर होता है? तो कहां पे होता है? यकृत एवं प्लीहा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? प्लीहा को। हाँ, प्लीहा, यकृत, एक कह सकते हो, दोनों को कह सकते हो। यकृत और प्लीहा दोनों को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्योंकि कब्र उसका वहीं पे स्थान लेता है। अब सवाल आता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हाँ, तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ब्लड यानी रक्त का रंग लाल होता है। अगर यह नहीं रहता तो रंग इसका लाल नहीं होता। तीसरा, ये जो हीमोग्लोबिन है, समझे, यह हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। लौह, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, आयरन युक्त प्रोटीन होता है। यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं, और वह हीमोग्लोबिन जो होता है किससे बना होता है? लगभग लौह युक्त प्रोटीन से बना होता है ना। अब इसकी क्षमता क्या है? तो इसकी जो क्षमता होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ये संयोग करने की क्षमता है। नहीं, ये है आपका आरबीसी के कुछ बातें। अब कार्य के बारे में देखिए, आरबीसी का काम देखा जाए। आरबीसी का कार्य, अब ये आरबीसी करता क्या है? तो सबसे पहले शरीर की हर कोशिका में, शरीर की हर कोशिका में
क्या ले जाता है? ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम, वापस लाने का जो काम करता है वो कौन करेगा? आरबीसी। दूसरा, सोते वक्त अगर आप सो रहे होते हैं तो आरबीसी 5% कम हो जाता है। सोते हैं तो आरबीसी की मात्रा कितना कम हो जाती है? लेकिन 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहिएगा, ऊंचाई पर आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आरबीसी को मापा कैसे जाएगा? आप कैसे जानिएगा कि कितना आरबीसी है? तो आरबीसी को मापने के लिए तो एक आती है हीमोसाइटोमीटर। तो आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। समझे? ये है आपका हीमोसाइटोमीटर। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। आइए बच्चे लोग, एक लाइन और कीजिएगा। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, आरबीसी के कमी से होने वाले रोग। होने वाले रोग कौन कौन है देखिएगा? एनीमिया और जॉन्डिस। एनीमिया और जॉन्डिस दो ऐसे बीमारियां हैं जो आरबीसी के कमी के कारण होते हैं। तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी के तहत ब्लड से यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो आगे हम लोग क्लास लेकर जब आएंगे तो उसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।